हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th की ह्यूमन स्टैटिक सिस्टम्स के बारे में, या जो हमारा चैप्टर है स्टैटिक प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, उसका हम ये थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? जनरली हुआ था हमारा डिसऑर्डर्स खत्म हो गए थे। और सेकंड पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? सेकंड पार्ट में हमने किडनी के स्ट्रक्चर्स देखे थे। उस पर हमने शायद 17 पीआईक्यू हो चुके हैं, अप्रॉक्स 34 पीआईक्यू पहुंच चुके हैं। तो आज भी हम 17 ही पीआईक्यू रखेंगे, ठीक। और आज हमारा पार्ट 3 में क्या रहेगा? इसका एक छोटा सा पार्ट, छोटा छोटा पार्ट उठाएंगे और इतने 17 18 पीआईक्यू करते चलेंगे। तो लास्ट में एक पूरा फुल पीआईक्यू सेशन रहेगा क्लास, जैसे मैंने इवोल्यूशन को डिस्कस किया उस तरह, जिसमें 83 पीआईक्यू 80 90 या इसके हिसाब से, या 200 भी हो सकता है, उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पार्ट 3 में आज हमारा रहेगा, तुम्हारा क्या रहेगा पार्ट 3 में? पार्ट 3 में हम जनरली आज लेकर आए हैं तुम्हारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। जो हमारी किडनी कैसे फंक्शन करती है, जैसे तुम्हारा फिल्ट्रेशन कर लेती है, और उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, फिर तुम्हारा सिक्रीशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन भी होनी चाहिए, जो तुम्हारा वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में होता है। वो हम किसी और पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि और इसमें कर लिए बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर हम इसको, अगर तुम्हारा लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन अगर स्टार्ट कर दो, तो मान के चलो 2 से 3 घंटा क्रॉस कर जाएगा, बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसलिए हम छोटे टॉपिक्स को लेकर आए हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, केवल 3 टॉपिक्स को देखेंगे कि कैसे हम किडनी को रेगुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस की हेल्प से, कैसे हम किडनी को फंक्शन को रेगुलेट करते हैं रास मैकेनिज्म से, और कैसे हम किडनी को मेंटेन करना गलत हो जाएगा, उसके फंक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं बाई हर्ट, बाय द सिक्रीशन ऑफ एट्रियल नाइट्री फैक्टर, ठीक है। तो 3 के बारे में छोटे छोटे टॉपिक है। 70 पीआईक्यू जनरली तुम्हारे आज में पीआईक्यू अलग टाइप का लेकर आया हूँ, मतलब इसमें पूरे एग्जाम के जितने भी हैं तुम्हारे नीट के हैं, और सीपीएमटी है, आईपीएमटी है, तुम्हारा सीयूटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी लाइन है, सबको एकदम मिक्स करके लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आज मिक्स वाला फूड खाया जाएगा लास्ट में। स्टार्ट करते हैं, नहीं समय बहुत ज्यादा हो जाएगा इसी में, तो फिर ट्यूशन करने में थोड़ा फास्ट होने लगना है, ठीक है। ट्यूशन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ जाता है। चले डन, इंट्रो पार्ट देख लियो, टॉपिक टू बुक वर्ड देखिए तुरंत से पहले। आज कौन कौन सी टॉपिक कवर्ड होगी तुम्हारी? पहला होगा, मतलब मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, उसमें पहला होगा तुम्हारा बाय हाइपोथैलेमस, बाय हार्ट, बाय रास मैकेनिज्म। तो तुरंत आते हैं पहले कि फास्ट चलना है हमको थोड़ा, क्योंकि फास्ट नहीं चलेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर तुम्हारा लंबा हो जाएगा। तो पहले हम बाय हाइपोथैलेमस से ही देख लेते हैं। बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये देखो टॉपिक तुम्हारा टू बी कवर्ड में आज क्या क्या रहने वाला है, उसको आप देख लीजिए। फिर आगे हम इसको स्लाइड को तुम्हारे चेंज करते हैं। आप तो देख लीजिए क्या क्या कहानी इसमें। टॉपिक टू बी कवर्ड में आज तीनों चीज आज कवर करेंगे फटाफट फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय लेने का मतलब ये है कि आपको लेक्चर भी बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा। शुरू करें, हाइपोथैलेमस से शुरू करते हैं कहानी, चलो। पहले हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस में उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन करने की क्या प्रॉब्लम क्या होती है उसकी हम हाइपोथैलेमस का यूज करते हैं, या उसके हार्मोन्स का यूज करते हैं, जो तुम्हारा पिट्यूटरी हार्मोन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये पिट्यूटरी के हार्मोन को कंट्रोल करता है। उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो टाइप्स के होते हैं। पोस्टीरियर वाले में तुम्हारे 2 हार्मोन होते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, और तुम्हारा
वो उसे जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और तुम्हारा एक ऑक्सीटोसिन होता है, दो होते हैं, ठीक है। एंटेरियर एंटेरियर के बहुत सारे होते हैं, जैसे तुम्हारा मिलोटिन होता है, और तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन वाला होता है, और इसमें कई कई होते हैं तुम्हारे। और तुम्हारे एक और होता है एडिनो कॉर्टिको मिनेलो कॉर्टिकाइक होते हैं, उसे बोलते हैं उसका नाम, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं, क्या कहानी है हाइपोथैलेमस से। देखो, पहले समझ लो कि प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम होती है कि हाइपोथैलेमस के हमको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कंट्रोल करने के लिए। प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट घट जाता है। फिल्ट्रेशन करने का जो उसमें अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर मिनट जो भी आता है, उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ब्लड का वॉल्यूम घट रहा है। अब ब्लड का वॉल्यूम जनरली इफेक्ट होता है क्योंकि तुम्हारे ब्लड में वाटर घट रहा है। तो अगर ये कहानी, ये प्रॉब्लम है हमको कि जीएफआर घट रहा है, ब्लड में वॉल्यूम घट रहा है, ब्लड का वॉल्यूम घट रहा है, ब्लड में वाटर घट रहा है, तो कहीं ना कहीं वाटर का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ इसका हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वाटर घटने का क्या सेंस है, लॉस ऑफ वाटर। या तो वो स्वेटिंग से हो जाए, या वो हाई अमाउंट में यूरिनेशन से चला जाए, तो उसे क्या बोल देंगे, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। प्रॉब्लम ये है तुम्हारा। इसको सही करने के लिए हम हाइपोथैलेमस का यूज करते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस, यहां समझो कैसे, हाइपोथैलेमस एक्ट करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी में भी, वो भी पोस्टीरियर वाली, और पोस्टीरियर से निकलवा देता है एडीएच। एंटी डायायूरेटिक हार्मोन। डायायूरेटिक का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, और एंटी का मतलब होता है अपोजिट। मतलब जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको प्रिवेंट करेगा, उसके अपोजिट मतलब पानी को बाहर निकलने से प्रिवेंट करेगा। एडीएस कहाँ काम करता है, एडीएस तुम्हारा खट से आएगा और ये जाएगा डीसीटी के ऊपर, डिस्टिलेटेड कॉन्व्यूलेटेड लेट कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स के ऊपर, डीसीटी। जैसे तुम्हारा ये जनरली तुम्हारा नेफ्रॉन होता है ना, ऐसे करके उसमें यहाँ गैपिंग होती है, ऐसे तुम्हारा नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे तुम्हारा ऐसे ऐसे करके पीसीटी, फिर ऐसे लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ से वाइडर पार्ट डीसीटी, फिर तुम्हारा ऐसे हो जाएगा तुम्हारा कलेक्टिंग तक। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी में क्या होता है, अगर पूछे कहीं कि डीसीटी, अगर ये डीसीटी है तो डीसीटी के ऊपर यही तुम्हारा जो है ना, ये एडीएच आके इसके ऊपर एक्ट कर जाएगा। डीसीटी के ऊपर एडीएच आके एक्ट कर जाएगा। डीसीटी के अंदर कौन सी सेल्स हो जाती है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसी के ऊपर आगे तुम्हारा ये एडीएच हार्मोन ऐड करेगा, और इसका करा देगा क्या, इसको करा देगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसकी जो ब्लड डीसीटी की जो डीसीटी जो तुम्हारा है उसका करा देगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब डीसीटी को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, सिकोड़ देगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तुम्हारा लॉस ऑफ जो वाटर हो रहा था वो तुम्हारा प्रिवेंट हो जाएगा। और जैसे ही ये वाटर तुम्हारा प्रिवेंट होगा, तुम्हारे बॉडी का जीएफआर बढ़ जाएगा, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वाटर कंटेंट भी जो तुम्हारे ब्लड में है वो बढ़ जाएगा, और कंडीशन हो जाएगी नॉर्मल। समझ गए। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है बाई रास मैकेनिज्म। दूसरा होता है हमारा रास मैकेनिज्म। पहले उसको समझने से पहले इसको समझ लो मैंने क्या क्या सिस्टम बताया। हाइपोथैलेमस के रेगुलेशंस के किडनी में कैसे हम किडनी का रेगुलेशन से फंक्शंस का रेगुलेशन कैसे हम हाइपोथैलेमस की हेल्प से करते हैं उसको देखें।
तो देखते हैं उसको, पहले थोड़ा सा लैग आया, देखो ब्लर दिख रहा है, सही हो जाए थोड़ा सा तब। हाँ अब क्लियर तुमको दिख रहा होगा। देखो पेन चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रीन कर दे रहा हूँ या ब्लू। ये है बाई हाइपोथैलेमस से रेगुलेशन। ठीक, प्रॉब्लम इसमें क्या होती है, देखो जब इसके हम रेगुलेशन ये करते हैं, मैं ऐसे इसको यहीं पे रहने दे रहा हूँ, समझो ऐसे। देखो ये है तुम्हारा बाई हाइपोथैलेमस, हम रेगुलेशन देखने जा रहे हैं इसके द्वारा, बाई हाइपोथैलेमस। इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होती है हाइपोथैलेमस की वजह से? प्रॉब्लम तुम्हारी इसमें ये होगी कि तुम्हारा ब्लड का जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटेगा, ब्लड का वॉल्यूम घटेगा, जिसकी वजह से ब्लड में H2O घटेगा। तो कहीं ना कहीं अगर पानी घट रहा है तो लॉस ऑफ वाटर बॉडी से हो रहा है। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो तुम्हारे पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ये वाली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये ऐड करेगा। किसके ऊपर ऐड करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ऐड करेगा। किसके ऊपर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ऐड करेगा। वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीशन करेगी वहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तुम्हारा सिक्रीशन हुआ किसका? एडीएच का। ये जो तुम्हारा देखो क्या लिखा है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एडीएच की तुम्हारी, इसका एडीएच का तुम्हारा सिक्रीशन हो जाएगा, एडीएच का तुम्हारा ये सिक्रीशन हो जाएगा। पिट्यूटरी के ऊपर तुम्हारे हाइपोथैलेमस ऐड करेगी, एडीएच का तुम्हारा सिक्रीशन हो जाएगा। एडीएच क्या फुल फॉर्म होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब ये तुम्हारे लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगी, जो तुम्हारा वाटर लॉस हो रहा था उसको ये प्रिवेंट करेगा। इतना समझ में आया? ऊपर करता हूं अब ये एडीएस तुम्हारा किसके ऊपर काम करेगा? एडीएस तुम्हारा वर्क करेगा तुम्हारे डीसीटी के ऊपर, तुम्हारी जो डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके ऊपर काम करेगा। एडीएच किसके ऊपर काम करेगा? डीसीटी के ऊपर। डीसीटी के ऊपर तुम्हारा कौन काम करेगा? एडीएच। एडीएच किसके ऊपर काम करेगा? डीसीटी पे। डीसीटी तुम्हारी कहाँ है? तो ये अगर तुम्हारी नेफ्रॉन है, ये वाला पार्ट तुम्हारा पीसीटी है, ये तुम्हारा पार्ट है तुम्हारा पीसीटी। इसके बाद ये है, ये नीचे देखो, ये वाला जो घूम के जा रहा है ऐसे, ये लूप ऑफ हेनले है। और ये वाला पोर्शन जो तुम्हें दिख रहा है इसे बोलते हैं डीसीटी। इसी के ऊपर तुम्हारा एडीएच वर्क करेगा। यही है तुम्हारा डीसीटी। यहाँ पे मैंने देखो बनाया, ये है तुम्हारा डीसीटी। देखो ये रहा तुम्हारा डीसीटी। डीसीटी ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट तुम्हारा डीसीटी का है। डीसीटी में क्या होगा? एडीएच यहाँ पे इसके ऊपर ऐड करेगा। एडीएच एंटीडायोटिक हार्मोन तुम्हारा जो एंटीडायोटिक से आया था हाइपोथैलेमस से कहने की वजह से, वो जाके तुम्हारा ऐड करेगा तुम्हारा किसके ऊपर? डीसीटी। ये इस पार्ट पे, ये तुम्हारा डीसीटी इसके ऊपर ऐड करेगा। तो डीसीटी में कौन सी एपिथेलियम होती है? तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन की वजह से होता है, मतलब उसके अंदर ऐसा ऐसा मतलब उसके अंदर पाया ही जाता है। पीसीटी के अंदर तुम्हारा बस बॉर्डेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक, ये है तुम्हारा डीसीटी। डीसीटी के ऊपर तुम्हारा एडीएच वर्क कर गया। अब तुम्हारा क्या होगा? डीसीटी के वर्क करने की वजह से क्या होगा? अब तुम्हारा हो जाएगा डीसीटी जो तुम्हारी थी वो हो जाएगी तुम्हारी क्या? वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। डीसीटी का तुम्हारे हो जाएगा वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। डीसीटी की जो उतना बड़ा उसका जो उतनी जो उसकी मतलब डीसीटी की जो थिक पार्ट था वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा डीसीटी का पार्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या, डीसीटी पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। उससे क्या होगा? तुम्हारा जो लॉस ऑफ वाटर था वो प्रिवेंट हो जाएगा। उससे फिर क्या होगा? तुम्हारा जीएफआर बढ़ेगा, तुम्हारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और तुम्हारा एचटीओ ब्लड में बढ़ जाएगा और कंडीशन हो जाएगी नॉर्मल। ये पूरा फंक्शन था हमारा हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग की। हाइपोथैलेमस के हेल्प से हम किडनी की फंक्शन को कैसे प्रिवेंट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। रास मैकेनिज्म में प्रॉब्लम सेम है, पहले लिख होता फिर बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। वही सेम, जीएफआर डाउन है। क्या है इसमें? जीएफआर डाउन है। और देखिए एक एक चीज रुक जा बता रहा हूँ, ये ना एक चीज थोड़ा सा मतलब अपोजिट हो गया। ये जो वैजो कॉन्स्टेंट मैंने बताया ना, ये इसका पार्ट नहीं है। रुक जाओ, ये तुम्हारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जब ऊपर डीसीटी ऐड करेगा ना, उसी से तुम्हारा डायरेक्ट लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। एक तरीके से बोल सकते हो कि मैकेनिज्म वो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला ही करेगा, इनडायरेक्ट।
इनडायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक। लेकिन जो रास मैकेनिज्म में डायरेक्ट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, अलग अलग फैक्टर्स आते हैं और वैसो तुम्हारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। जीएफआर डाउन है, ब्लड का वॉल्यूम घटा है और H2O ब्लड में घट चुका है। प्रॉब्लम ये है, करना क्या है कि जैसे ही जीएफआर तुम्हारा डाउन होता है उससे जाएगा सिग्नल, सिग्नल जाएगा किसके पास, जेजी सेल्स के पास, जेजी सेल्स के पास जाएगा। जेजी सेल्स से क्या होगा, जेजी सेल्स सिक्रेशन करेगी रेनिन का, रेनिन का सिक्रेशन कर देगी और रेनिन से निकलेगा एक फैक्टर, इसे बोलते हैं एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिन कहां से निकलता है, तो ये लीवर से निकलता है, लीवर बनाता है इसको। एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। इतना कन्वर्ट होते ही फिर कहानी क्या होगी ये समझो। जेजी सेल्स, जैसे जीएफआर डाउन होगा, जेजी सेल्स तुम्हारे किसको सिग्नल करेंगी, तुम्हारे जेजी सिग्नल जाएगा जेजी सेल्स के पास, वो तुम्हारा सिक्रेशन करेगी रेनिन। रेनिन का सिक्रेशन होते ही वो तुम्हारे एक लीवर से फैक्टर बनाएगा ब्लड में एंजियोटेंसिन, वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट में, फिर वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। एक एक्स्ट्रा नॉलेज है कि ये कन्वर्ट कैसे होता है, एंजियोटेंसिन 1 सेकंड में कन्वर्ट होता है एसीई की वजह से। एसीई का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एसीई क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्या नाम है इसका, तब तक आप नोट करते रहिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, मैंने यहाँ लिख दिया इसको, समझ रहे हो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब क्या करेगा ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब वो एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो क्या काम करने वाला है वो देखो, वो तुम्हारे पीसीटी के ऊपर डायरेक्ट एक्ट करेगा, डायरेक्ट एक्ट ऑन इट, और वहां से सोडियम और वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा। तो तुम्हारा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन तुम्हारे पीसीटी से ही होता है। फिर वो जाएगा तुम्हारा कहाँ, और उसका दूसरा रोल होगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा रोल लेकर आ देगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, तुम्हारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंजियोटेंसिन तुम्हारा एल्डोस्टेरोन या इसे बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिंथेसिस करेगा जो तुम्हारा डीसीटी पे ऐड करके सेम जो यहाँ पे फंक्शन हुआ है सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वही करा देगा। तो तीनों के ऊपर ये काम कर लेगा तुम्हारा एंजियोटेंसिन 1, पीसीटी के ऊपर ऐड करा के पानी और सोडियम ले लेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस करा के डीसीटी के ऊपर ऐड करा के पानी का रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या होता है कि वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे सोडियम पोटेशियम को, उसके साथ पानी अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। यही सबसे बेस्ट इसका फंक्शन होता है, इससे हम एल्डोस्टेरोन का यूज करते हैं। एंटी डायबिटिक का यूज करेंगे तो केवल पानी रीअब्जॉर्ब करेगा, एल्डोस्टेरोन का यूज करेंगे तो वो तुम्हारा मिनरल रीअब्जॉर्ब करेगा, उसके साथ पानी अपने आप हो जाता है। इसे एडीएच का एल्डोस्टेरोन का भी यूज करते हैं, इसे बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक। तो ये पूरा हमारा था रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म में क्या था तुम्हें समझ लो, इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हो तो रास मैकेनिज्म सुन लो क्या है। रास मैकेनिज्म को हम बोलते हैं, यहाँ फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ। रास मैकेनिज्म का फुल फॉर्म होता है वहीं ऊपर ही लिख देता हूँ, फिर नीचे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि पता चला कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे कि कहाँ वो मास्टर नीचे लिख दिया है। ठीक है, मैं उसको ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अरे इरेज हो गया भाई साहब,
ये क्या है इसका फुल फॉर्म? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। खत्म। तो पूरा समझ लो रास मैकेनिज्म क्या है फटाक से, क्योंकि क्वेश्चन करने में समझ आता हो जाएगा। फिर रास मैकेनिज्म क्या है तुम्हारा? इसे बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी? जीएफआर डाउन, ब्लड का वॉल्यूम डाउन हो गया, अब ब्लड में पानी डाउन हो गया। सेम कंडीशन तुम्हारी कॉपी पेस्ट वाली हुई। यहाँ पे तुम्हारा हुआ जीएफआर डाउन, ये तुम्हारा जीएफआर हो गया डाउन भाई साहब। जीएफआर डाउन हुआ, सिग्नल किया तुम्हारे जेजी सेल्स के ऊपर। जेजी सेल्स कहाँ की सेल्स होती हैं? ये एफरेंट आर्टियोल्स की सेल होती हैं। जेजी सेल्स तुम्हारी एफरेंट आर्टियोल्स की सेल होती हैं जो सिक्रीशन करती हैं तुम्हारी रेनिन। रेनिन RENNIN वाला वो तुम्हारा एंजाइम होता है। RE सिंगल मतलब सिंगल एन वाला उसे हम बोलते हैं रेनिन RENIN, वो तुम्हारा हार्मोन है। ये तुम्हारा चेंज करेगा ब्लड में एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन या एंजियोटेंसिन, जो तुम्हारा लीवर बना देता है। लीवर, वहां पर लीवर लिखा हूं मैं, एंजियोटेंसिन बनाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा एंजियोटेंसिन 1। फिर वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वो फर्दर तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ? ये देखो ये वाला, ये तुम्हारा फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। किसकी हेल्प से? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से। उसके बाद ये एंजियोटेंसिन किसके ऊपर काम करेगा? पीसीटी के ऊपर काम करेगा और सोडियम और वाटर का रिएब्जॉर्ब कराएगा। दूसरा ये वेजो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, ब्लड वेजल्स को कॉन्स्टिट्यूट करके और पानी को रिएब्जॉर्ब कर लेगा। तीसरा ये तुम्हारा एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिंथेसिस कराएगा, जिससे तुम्हारा मिनरल रिएब्जॉर्ब होते ही पानी भी अपने आप रिएब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए इसका नाम है रेनिन, क्योंकि रेनिन यूज हुआ जेजी सेल से। और रेनिन एल्डो क्या बोलते हैं इसको? रेनिन क्या नाम है इसका? वन सेकेंड। रेनिन एंजियोटेंसिन, हाँ एंजियोटेंसिन तुम्हारा जेजी सेल से सिक्रीशन किया रेनिन की वजह से, तो रेनिन एंजियोटेंसिन। बाद में तुम्हारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड या एल्डोस्टेरोन का यूज हुआ, तुम्हारा सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन हुआ, उसके साथ पानी अपने आप आ गया, उसका यूज किया तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। फिर तुम्हारा लास्ट में वही तुम्हारा नॉर्मल सिस्टम सब हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा? जब ये सब कहानी हो जाएगी तो वही नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा। क्या नॉर्मल? तुम्हारा जीएफआर इंक्रीज कर जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और पानी बढ़ जाएगा। खत्म। फिर से वही नॉर्मल कंडीशन तुम्हारी हो गई। आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड हमारा सबसे लास्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी बाई हार्ट। बाई हार्ट इसमें कुछ और मतलब नहीं है मसला। इसमें देखो समझो क्या है। बाई हार्ट में बस थोड़ा सा चेंजमेंट ये है कि इसमें प्रॉब्लम जो होती है ना, वो जीएफआर बढ़ने की वजह से होती है, पानी बढ़ जाता है तुम्हारे ब्लड का, और ओवरऑल तुम्हारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक चीज और ध्यान रखना कि जब अगर तुम ज्यादा दिन में पानी पी लोगे तो तुम्हारा एटीएच हार्मोन काम करना बंद हो जाएगा, इसलिए बार बार यूरिनेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वाटर का लॉस होता है। कम पानी पियोगे तो एक्टिवेट रहेगा वो, ज्यादा पानी पियोगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक फैक्टर है, क्योंकि इवन पूछा है इससे। इसमें ऑलरेडी सब कुछ बढ़ा रहता है, समझ गए तुम? क्या बढ़ा रहता है? जीएफआर बढ़ा रहेगा, पानी बढ़ा रहेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहता है। तो हार्ट से इतना बस ध्यान रखना, यही चीज से तुम्हारा काम हो जाएगा कि हार्ट की जो एट्रियल की वाल्व होती है, एट्रिया वेंट्रिकल दो होते हैं ना, उसमें एट्रियल की वाल्व एक फैक्टर सिक्रीशन करती है जिसे बोलते हैं ANF। इसका फुल फॉर्म होता है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। नेट्री का मतलब सोडियम, यूरेटिक का मतलब तुम्हारा यूरिन। यही फैक्टर वो सिक्रेशन कर देता है। वो तुम्हारा किसके ऊपर चेक करेगा? रास मैकेनिज्म के ऊपर चेक करेगा। और तुम्हारे एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन था? कि वो तुम्हारा सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्ब कराए। इसके फंक्शन को हल्का सा डिले करा देगा, ये समझ सकते हो। डिले नहीं कराएगा तो फिर बार बार रीअब्जॉर्ब होगा तो फिर पानी बढ़ ही जाएगा ब्लड का। तो डिले जब करा देगा तो ये हल्का सा कम काम करेगा, तो तुम्हारा आराम से पानी बाहर आराम से रिलीज होता चला जाएगा।
रास मैकेनिज्म को इनहिबिट या इसके फंक्शन को भी, इसकी भी फंक्शन को डिले कर देगा, इसके भी फंक्शन को क्या करेगा, इसके फंक्शन को डिले कर देगा और इसके भी फंक्शन को डिले कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा ब्लड में कहानी ये हो जाएगी, तुम्हारा जो लॉस ऑफ वाटर वो आराम से हो जाएगा और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लड का वैल्यू फिर से तुम्हारा एकदम बढ़िया हो जाएगा। समझ गए? हार्ट केस से क्या था, हार्ट केस में बता दिया। सिंपल सा हार्ट केस में एक ही कहानी समझो। हार्ट में हमको एक ही चीज देखना है कि अगर हम बाई हार्ट की बात करते हैं, बाई हार्ट में क्या होता है, प्रॉब्लम वही है, इसमें थोड़ा सा अलग है, जीएफआर बढ़ा है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा है, ब्लड में पानी बढ़ चुका है। उसमें क्या करेंगे, तो हार्ट का जो एट्रियल वाला वाल्व है वो फैक्टर एएनएफ एंड एट्री नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर को सिक्रेशन करता है, जो रास मैकेनिज्म भी चेक करेगा। रुक जाओ, जो तुम्हारे रास मैकेनिज्म के ऊपर चेक करेगा, डिले इसकी फंक्शन को डिले कराएगा जिससे तुम्हारा काम करे और रास मैकेनिज्म को कम कर दे, तुम्हारा वाटर का रिएक्शन कर वाटर लॉस हो जाए। उसके बाद ये एल्डोस्टेरोन के ऊपर काम करेगा और उसकी फंक्शन कम करेगा ताकि तुम्हारा वाटर का लॉस हो जाए। और तीसरा एक पॉइंट और लिख देता हूं उसमें, ये तुम्हारा वैसोडायलेशन कराएगा। वैसोडायलेशन केवल हार्ट करा देता है। वैसोडायलेशन होने की वजह से क्या होगा, तुम्हारी वैसोडायलेशन ऐसे डायलेट हो जाएगी, चौड़ा हो जाएगा। डायलेशन का मतलब चौड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सब पानी बाहर निकल जाएगा और तुम्हारे जो ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ा था वो तुम्हारा घट जाएगा। ठीक, तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक हुआ द एंड। अब हम आते हैं पीवाईक्यू वाले पार्ट पे। फाइनली हम आ चुके हैं अपने पीवाईक्यूज वाले पार्ट पे, तो स्टार्ट करते हैं तुरंत, ज्यादा लेट नहीं करते। शुरू करें पीआईक्यू, दिख रहा है, चलो शुरू करें। रेड पेन सिलेक्ट होगा, ये खतरे वाली। रेड पता है, रेड लाइट, रेड कलर तुम्हें जल्दी क्यों दिखता है बताओ? इसका आंसर मुझे कमेंट बताना कि रेड का क्या ऐसा ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो पहले दिया जाता है सबको। क्वेश्चन फर्स्ट, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपार्टस जेजी सेल्स ऑफ द किडनी सिक्रीट, क्या सिक्रीट कर रही थी, जो ब्लड प्रेशर या ब्लड की वॉल्यूम घटाने में आराम से रोल होता है। जेजी सेल्स क्या सिक्रेशन कर रही थी, मैंने बताया था जेजी सेल तुम्हारी क्या सिक्रेशन करती है, पॉज करना, ऑप्शन टिक करो, मैं बता रहा हूँ। जेजी सेल तुम्हारे रेनिन एंजाइम हार्मोन का सिक्रेशन कर देती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले का, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा सा देखो ये नंबरिंग इधर है तो उसको देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर। वाओ, हार्ट का फंक्शन है, क्या करता है बताओ? हार्ट क्या करता है? हार्ट करता है इट कॉज द वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेगा, रेनिन का सिक्रेशन नहीं कराएगा, एल्डोस्टेरोन पे काम करता है लेकिन सिक्रेशन उसके डिले करता है, इसीलिए तुम्हारा ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये वैसोडायलेशन करेगा, रास मैकेनिज्म को चेक करेगा, एल्डोस्टेरोन भी करेगा लेकिन रास भी दिया है तो राशि मान के चलो काम खत्म। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम नॉट अ कॉज और रिलीज ऑफ विच हार्मोन। अगर तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम घटा हुआ है ऑलरेडी, ब्लड वॉल्यूम और जीएफआर तुम्हारी घटी हुई है, तो कौन सा फैक्टर जो रिलीज नहीं होगा, मतलब तुम्हें वो बताना है जिसमें तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहता है, वो वाला फैक्टर बता दो। तो वो तुम्हारा एट्रियल, एडीएस तुम्हारा घटने पे, एल्डोस्टेरोन घटने पे, रेनिन सब घटने पे काम करेगा। तो यहाँ पे घटने वाला पूछा नहीं, वो बोला कौन सा इसमें घटने पे नहीं काम करेगा, वो एएनएफ है। एएनएफ किस पे तुम्हारा काम करता है, जब तुम्हारा हाई जीएफआर होता है या हाई ब्लड का तुम्हारे वॉल्यूम होता है। समझ गए? तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द सिक्रेटेड ब्लड इनटू द ब्लड प्लाज्मा बाय व्हिच ऑर्गन। एंजियोटेंसिन कौन सिक्रेशन करता है? आंसर लीवर डायरेक्ट। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, which hormone stimulate the reabsorption of sodium and water from the distal part of nephron, DCT से, मतलब सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराए, पानी अपने आप हो जाए, तुम्हारा कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। कहाँ लिखा है बताओ? बी। कौन सा एग्जाम पूछा है? एआईपीएमटी। ऊपर कौन सा था? सीपीएमटी। देखते चलो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 6, एटीएच एंटी डायूरेटिक और वैसोप्रेसिन प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर क्या काम करता है? वाटर तो लॉस को कम कर देता है, एटीएच काम यही होता है। कहाँ लिखा है देखो, फैकुलेटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग दैट। ऑप्शन नंबर बनारस हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ट्रिगर द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स विद इन द ह्यूमन बॉडी टू रिलीज एटीएच। एटीएच को रिलीज कराने में कौन काम करेगा? तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम का सवाल है, बताओ।
एडीएच को एक्टिवेशन कराने में कौन काम करेगा, किसका रोल होगा बताओ। What triggered the activation of osmo receptors of ADH? एंटी डायबिटिक फैक्टर कम कब करेगा, जब तुम्हारे ब्लड का वॉल्यूम घटा हो। कहाँ लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। एक्टिवेशन एक्टिव कब होगा, जब तुम एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर करोगे, नहीं, जब तुम्हारे बॉडी से एक्सेस लॉस हो जाए। एडीएच बॉडी से पानी अगर लॉस ज्यादा हो रहा है तो एडीएच एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन बॉडी में ज्यादा तुम पानी भर रहे हो, ज्यादा पानी पी रहे हो तो एडीएच डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये दो डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ पर्सन कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, देखो क्वेश्चन पूछ लिया, विद अ शॉर्ट ऑफ टाइम व्हाट विल चेंजेस इन द नॉर्मल लेवल्स, हार्मोनल लेवल में क्या चेंज होगा। अगर तुम ज्यादा पानी पियोगे तो एडीएच अपना काम करना बंद कर देता है, इसलिए ज्यादा तुम यूरिनेशन करने जाते हो, तो इसमें क्या होगा, एडीएच सिक्रेशन विल बी सप्रेस्ड एंड लीडिंग टू डाययूरेसिस, लॉस ऑफ वाटर, इसी को बोलते हैं यूरिनेशन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, डायबिटीज इंसिपिडस, मेलाइटस शुगर को बोलते हैं, इंसिपिडस हम बोलते हैं जनरली एडीएच की जब फंक्शनिंग कम हो जाती है, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होता है, तो बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इज अ क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड एक्सेसिव थर्स्ट ड्यू टू, जब हमारा हाइपोसिक्रेशन होता है एडीएच का, तब ये क्या होता है तुम्हारा डायबिटीज इंसिपिडस, लॉस ऑफ, इसी को बोलते हैं, इसमें जब तुम्हारा लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, और लॉस ऑफ वाटर हो रहा है कहीं मान के चलो कि एडीएच तुम्हारा कम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10, एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्ट एज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, इट इमीडिएट आफ्टर ऑन अ रीनल हीमोडायनेमिक्स इज ड्यू टू, बताओ। पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, कब काम करता है ये रीनल के ऊपर, हमारे डीसीटी के ऊपर कब काम करेगा। एडीएच हमारा एंजियोटेंसिन कब करेगा, हमारे ब्लड का वॉल्यूम सब कुछ घटा हो, तो कहाँ लिखा है, डायलेट एफरेंट आर्टियोल नहीं, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन नहीं, इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड इट इमीडिएट इफेक्ट ऑन रीनल हीमोडायनेमिक्स इज टू। अच्छा, ये तुमसे ऐसे पूछा है कि अगर तुम्हारा जो एंजियोटेंसिन है बहुत पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को तुरंत कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जब तुम्हारे अगर ब्लड का वॉल्यूम घटा हो, तो इसका तुम्हें फंक्शन बताना है कि लास्ट में करता है क्या रीनल के ऊपर, तो ऑप्शन बी मार देना, मतलब लास्ट में तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा और थ्रो डियर बाई जीएफआर, तुम्हारा जीएफआर भी इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इसे ही पूछा ना, इट्स इमीडिएट इफेक्ट ऑन रीनल हीमोडायनेमिक्स इज टू, अपना इफेक्ट क्या दिखाती है, इफेक्ट दिखाने के बाद क्या करती है, इंक्रीज कर देती है जीएफआर, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, इससे जीएफआर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके किसी बीच में होता है, तो तुम्हारा होता है, तुम्हारा कहाँ चला गया, लूप्स ऑफ हेनले एंड बाजारेटा के बीच में। ऑप्शन नंबर सी, ये इसका पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारा ये बोनस क्वेश्चन है क्योंकि अभी मैंने पहले लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ाया नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द फंक्शनिंग ऑफ जस्टाग्लोमेरुलस एपार्टस के रिस्पेक्ट में क्या गलत है, बताओ। क्या जस्टाग्लोमेरुलस एपार्टस इज फॉर्म बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ डीसीटी एंड एफरेंट, हाँ बात सही है। द फॉल ऑफ जीएफआर एक्टिवेट जीएफआर, हाँ रेनिन सिग्नल से भी सही है। रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू द एंजियोटेंसिन 1, हाँ ये भी सही है। ब्लड इंटर, अच्छा एफरेंट से नहीं, इफरेंट से इंटर होता, तो ऑप्शन नंबर यही तुम्हारा डी हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। और ये बता दें तुम्हारा बोनस क्वेश्चन की तरह काम करेगा क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है इसको, नहीं क्वेश्चन लग गया है पता नहीं कैसे। क्वेश्चन नंबर 12 13 आ जाओ, द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन सेकेंड इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम एसीई, जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, प्राइमरी लोकेटेड इन इंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ। अब बताओ ये एंजियोटेंसिन 1 किसने बनाया था, वही तुम्हारे इसको कन्वर्ट करने के लिए भी बनाएगा कोई फैक्टर, वो तुम्हारा लीवर हो जाए। लीवर मारोगे आंसर, गलत हो जाएगा, यही तुम्हारे साथ खेला होगा भाई साहब। एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के अंदर जो फैक्टर होता है वो लीवर बनाता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने वाला अपना दूसरा वाला यल वाला भाई लंग्स होता है, लंग्स तुम्हारा बनाता है भाई साहब। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हट के एआईबीएमडी का है, लंग्स तुम्हारा बनाता है एसीएफ, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर व्हाट फिजियोलॉजिकल कंडीशन डज द हार्ट सीक्रेट एनएफ, एनएफ कब सीक्रेशन होता है बताओ, ये क्वेश्चन किससे पूछा हुआ, मैंने बोला लगा दिया, बताओ। एएनएफ सीक्रेशन कब होगा, जब तुम्हारा ब्लड का वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ा हो, जीएफआर बढ़ा हो,
हाई ब्लड वॉल्यूम और इंक्रीज ब्लड फ्लो टू एट्रिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, which part of the mammalian nephron is directly sensitive to the and act as a key site of action of anti ADH? ADH किसके ऊपर काम कर रहा है? DCT डायरेक्ट हम कहाँ लिखा है? डिसेंडिंग लूप ऑफ ओनली PCT कलेक्टिंग, अच्छा ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टिंग डक्ट और DCT। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच बताओ हार्मोन्स का। रेनिन एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन नहीं होता। एएनएफ जस्टाग्लोमिस नहीं, ये तो हार्ट पे जाता है ना पहले। एएनएफ तुम्हारा उस पे कहाँ इसके ऊपर ऐड करता है? एडीएच एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर का है। ये कॉमन सेंस से अगर तुमको नहीं भी आता है तो कॉमन सेंस से तुम्हारा ऑप्शन नंबर भी लगा सकते हो। सब कुछ गलत हो गया। वैसे अल्डोस्टेरोन तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन भी है और ये डीसीटी के ऊपर ऐड भी करता है ताकि तुम्हारा सोडियम एब्जॉर्ब हो मिनरल, तो उससे पानी अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन। ये देखो 2011 का सीयूटी का 2026 सीयूटी में एक्सपेक्टेड था, शायद आया था, ये मैंने देखा नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड था, शायद मे भी हो भी सकता है आया हो, लेकिन एक बार सर्च कर लेना तो शायद एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसमें पूछा गया, देखो दूसरा एग्जाम है, यहाँ बगल में लिखा है मैंने, तो उसमें पूछा गया क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट ईयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी टू रिलीज एडीएच? कौन एडीएच के फंक्शन को एक्टिवेट करता है? एडीएच कम कब करता है? जब तुम्हारे ब्लड तुम्हारे बॉडी से वाटर ज्यादा लॉस हो रहा हो तो एडीएच काम करेगा। लेकिन अगर तुम बॉडी में ज्यादा पानी भर रहे हो, उठा बल्टी पानी पी जा रहे हो, तो मतलब बड़ा जो बड़े कंडाल होते हैं उसको उठा पी जा रहे हो, तो तुम्हारा एडीएच काम कम करेगा। लेकिन अगर तुम बहा दे रहे हो उतना पानी तो एडीएच एक्टिवेट हो जाएगा। तो कहाँ लिखा गया है? एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी की वजह से तुम्हारा एडीएच एक्टिवेट होता है। ज्यादा बल्टी पानी एकदम दबा के पियोगे तो तुम्हारा एडीएच काम करना बंद हो जाएगा और यूरिनेशन बार होगा। 17 क्वेश्चन हमारे, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, 18 क्वेश्चन लेकर आया था, ठीक है ये भी कर लो। सीओटी 2022 का है, नीट 2017 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन? किडनी फंक्शन के रिस्पेक्ट में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? एएनएफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन गलत, डायलेशन कराता है। इंक्रीज इन जीएफआर स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन ना, घटता है तब होता है, दोनों गलत हो गया। एक्सपोजर टू द कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट एडीएच कम कब करेगा? जब तुम्हारा बॉडी का पानी लॉस हो रहा है तब एडीएच काम करेगा। बोल रहा है तुम ठंडे टेम्परेचर में चल जाओगे तो तुम्हारा एडीएच काम करेगा, पहले ही गलत हो गया। When someone drink a lots of water, मतलब उमस के पानी पी रहा है, बल्टी पी जा रहा है, तो एडीएच रिलीज इज सप्रेस्ड और बार यूरिनेशन होगा, ऑप्शन नंबर 1। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 था, खत्म, ऑप्शन नंबर ए हो गया। मेरा तो आ गया 18 आउट ऑफ 18, तुम्हारा कितना है उससे बताना। तब तक मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एडीएच का मैंने बता दिया। एडीएच तुम्हारा कब काम करता है? जब बॉडी से डायलिसिस हो रही है, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा हो जा रहा है, एडीएच काम करेगा। एडीएच काम कम नहीं करेगा जब तुम एकदम बल्टी पानी पी जा रहे हो, ठीक है, 5-6 नहीं तो नॉर्मल है, तुम 20-25 लीटर पानी पी रहे हो, टंकी बराबर पानी पी जा रहे हो, तो तुम्हारा एडीएच काम करना बंद, एडीएच काम करना बंद हो जाएगा। अब तुमको लगेगा टंकी बराबर पानी कौन पीता है, तो ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब जब तुम ज्यादा पानी पीते हो, बार पानी पीते हो, तब तुम्हारा एडीएच काम करना बंद हो जाता है, तुम्हें बार यूरिनेशन होने लगता है। ठीक, समझ गए? तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था जिसका ये हमने कर दिया, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से था, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो रहेगा, इसमें हमने 17 नहीं 18 पीआईयू कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या ही रखें इसमें। अब सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वाले में एक्सप्रेशन में रख देते हैं, 11th वाले में जनरली हम रखते हैं, अब नेफ्रॉन ही लेके आते हैं, 40-50 मिनट्स में खत्म कर देंगे नेफ्रॉन, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है उसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।